अभी बच्चे जो है वो ये करते हैं, क्या करते हैं देखो, H2O, ऑक्सीजन 4 चाहिए ना मैम, रुको रुको हम लगा देते हैं यहाँ पे, और ये जो है बेटा लग जाता है गलत गलत गलत, वेरी वेरी गलत इट इज, वेरी वेरी रॉन्ग इट इज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी। कैसे हो मेरा आप सब लोग? मजे में? कैसे चल रही है पढ़ाई? चल रही है ना? अच्छे से रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो भाई अपनी रैपिड रिवीजन आर सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग लेक्चर्स कर रहे, कितने, एक चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे 1 घंटे के अंदर, विद इन एन आवर। और आज का हमारा जो S1 का चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ S1। यस, तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए, रिवीजन ही कर रहे, ये सब पता ही है, बट वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें रिएक्टेंट्स है ना, किसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्शन क्या है? दिस इज ओनली योर केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, द प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट्स, है ना, किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट्स की बात हो रही है। रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट, रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कि मेरे पास एक कागज है, मैंने उस पर आग लगा दी, तो ये जो पेपर था उसके प्रॉपर्टीज अलग है, जो एश फॉर्म होगा उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगे। और एक एग्जाम्पल है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अलग होती है, ऑक्सीजन कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। बट जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो प्रोडक्ट जो बना, जो नया प्रोडक्ट बना, उसके प्रॉपर्टीज कैसे होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या क्या चीजें ख्याल में आनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए एक केमिकल रिएक्शन। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है ए, मेरे पास रिएक्टेंट है ए, और एक मेरे पास रिएक्टेंट है बी, और ए और बी रिएक्ट करके बन रहे हैं ए बी। ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे सारे पॉइंट्स। पहली बात आती है रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स कहां पे लिखे हम लोगों ने? LHS, मैथ्स में पढ़ा होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने क्या लिखे? ये अपने रिएक्टेंट्स लिख दिए, है ना। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कहां पे लिखेंगे? RHS, राइट हैंड साइड पे, तो ये अपने आ गए क्या? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड पे। अभी ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। एरो क्या कर रहा है? यहाँ पे रिएक्टेंट्स है भाई, तो ये साइड पे एरो का क्या होना चाहिए? एरो हेड जो होता है वो कहाँ पे होना चाहिए? टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके भाई, अभी प्लस साइन सेपरेट्स मल्टीपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट एक था, यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट था, तो उन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया? प्लस साइन। अगर कोई ऐसा भी रिएक्शन है A प्लस बी मिलके बना रहे C प्लस डी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे प्लस लगेगा भाई, प्रोडक्ट साइड पे भी प्लस की साइड। मतलब मल्टीपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कैसे करेंगे? विद अ प्लस साइन। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट्स। ये है मेरे पास सॉलिड स्टेट में, है ना, ये होगा गैसियस स्टेट में। तो भाई बात ये है कि जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड के लिए L यूज करेंगे, सॉलिड के लिए S यूज करेंगे। देखो, गैस के लिए गैस G यूज किया, लिक्विड के लिए L यूज किया, सॉलिड होगा तो S यूज करेंगे, और अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्वस फॉर्म में है तो AQ यूज करेंगे। ऑलराइट, ये सारी चीजें याद रखनी है जब भी आप एक केमिकल क्या लिखते हो, इक्वेशन लिखते हो। इसके बिना, ये चीजों के बिना अगर ये फॉलो नहीं किया, मतलब आपके यहाँ पे आपके इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। ओके, दिस इज हाउ यू राइट अ केमिकल इक्वेशन।
नेक्स्ट अगर बात करें कि जो रिएक्शन हो रही है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, क्या चेंजेस दिखते हैं हमें, है ना। जब भी कोई रिएक्शन होती है सो व्हाट आर द चेंजेस दैट वी लुक एट, तो चेंज इन स्टेट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है भाई ऑक्सीजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन भी गैस है। बट जब हम लोग वाटर की बात करें तो ये क्या है, ये लिक्विड बन गया। तो H2 और O2 का एग्जांपल लेंगे तो हमें लिक्विड प्रोडक्ट मिला, मतलब ये चेंज हुआ। गैसियस स्टेट में से क्या बन गया बेटा, लिक्विड स्टेट, है ना। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट बन गया। नेक्स्ट वन में सी कि दूसरा दिखता है हमें चेंज इन कलर। कॉपर जो है बेटा रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फॉर्मिंग अ ग्रीन कोटिंग। ग्रीन कोटिंग आ जाती है और वो ग्रीन कोटिंग होती है बेटा कॉपर कार्बोनेट की। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की। देखो यहाँ पे कॉपर रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये सारी एयर है ना बेटा, तो एयर में H2O भी है, मॉइस्ट एयर है मतलब H2O प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है, तो ये हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पे तो वहां पे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यस ऑल राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे ही कुछ कुछ केसेस में गैस का इवोल्यूशन होता है, जैसे कि जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिलीज होगा क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, हमें मिला ZnSO4 और मिला क्या, हाइड्रोजन गैस। यस, तो यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है, आगे देखेंगे। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट। क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज गारंटीड, क्वेश्चन आएगा और ये स्किप करके नहीं जाना है भाई। क्या है ये, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मैंने लेक्चर में बता दिया है, हर एक स्टेप के साथ कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे पास कौन से एटम्स प्रेजेंट है। कौन से एटम्स है, एक आयन है, Fe है हमारे पास, हाइड्रोजन है और हमारे पास प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हमें ये तो पता है ना कि जो एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही चीजें प्रोडक्ट के साइड पे भी होगी, कुछ नया फॉर्म अलग से कुछ नहीं मिलेगा, उतने ही वही एटम्स होंगे। ठीक है, अभी ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ना, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जिनको नहीं पता बैलेंस इक्वेशन ये कि बेटा जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे है उतने ही कहां पे होने चाहिए, ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब मास। बेसिकली इसमें हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, कहां पे लिख दे, यहां पे लिख दे, यहां पे लिख देते चलो। जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है बेटा, टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स है, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे एटम्स की में गड़बड़ हो गई तो इसका मास और इसका मास कभी भी सेम नहीं आएगा। तो देखो बैलेंसिंग कैसे करनी है, हम लोगों ने लिख दिया कौन से एटम्स प्रेजेंट थे। ओके, अभी ये देखो रिएक्टेंट साइड पे कितनी है, दो कॉलम्स बना लेनी है, एक रिएक्टेंट साइड की, एक प्रोडक्ट साइड की। क्या करना है, एक रिएक्टेंट साइड की कॉलम, एक प्रोडक्ट साइड की कॉलम। अभी लिख दो, गिनना आता है ना, काउंटिंग आती है, हाँ जी आती है मैम, आती है।
देखो Fe यहाँ पे कितने हैं, ये वही रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, उतना तो पता होगा। रिएक्टेंट साइड पे Fe है हमारे पास एक, है ना। प्रोडक्ट साइड पे Fe है हमारे पास 3, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास है 2, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास है 2। अरे वाह, ये तो अभी एज ऑफ नाउ ये तो सही चल रहा है भाई, ये बैलेंस है, 2 2 इक्वल इक्वल है। देखते हैं कब तक। ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारे पास 1, ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारे पास 4, ये ऐसे लिखा हुआ है Fe3O4, मतलब ऑक्सीजन कितने है भाई, 4 है। अभी देखो रिएक्टेंट साइड पे Fe, अभी H तो बैलेंस है, ठीक है, अभी फिलहाल H जो हमारे पास है वो बैलेंस है। बात करेंगे Fe, अभी ये बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे, इधर 3 है तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1 into 3 आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, रिएक्टेंट साइड पे लगा दो 3Fe। ठीक है, क्या क्या हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, तो यहाँ पे 3Fe आ गए। तो हमारे पास Fe जो है वो बैलेंस हो गया, बाद में चेक करेंगे। Fe जो है हमारे पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन है 4 और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है 1, तो इसको क्या करना है, वापस से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 1 into 4 equals to 4, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन चाहिए। अभी बच्चे जो है वो ये करते हैं, क्या करते हैं देखो, H2O, ऑक्सीजन 4 चाहिए ना मैम, रुको रुको हम लगा देते हैं यहाँ पे, और ये जो है बेटा लग जाता है गलत गलत गलत, वेरी वेरी गलत इट इज, वेरी वेरी रॉन्ग इट इज। यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, लेक्चर में देखा होगा तो आपको पता होगा कि आनंदी मैम ने बोला था कि ये जो होते हैं ना उसके अराउंड डिब्बे बना लो, और इसके अंदर तो जाना ही नहीं है, भूल से भी इसके अंदर तो जाना ही नहीं है। तो 4 यहाँ पे लगाना सही नहीं है, 4 कहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाओ 4, तो ये सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि ये जो 4 है इंस्टेड ऑफ योर हम कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे। तो 4H2O, तो ये ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये तो पता है ना 4 इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। ये बेसिक बेसिक सी चीजें बेटा यू शुड नो। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी मैम हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, बट दिख रहा है हमें कि हाइड्रोजन जो है वो तो अनबैलेंस्ड है अभी। तो इधर 4 into 2 8 हाइड्रोजन हो गए, है ना। यहाँ पे कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए आफ्टर वी बैलेंस्ड ऑक्सीजन। तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो ये 2 रह नहीं गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के टेबल में 8 आता है ना, आता है 2 into 4 equals to 8। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो 4H2। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 into 2 8 आ गए, यहाँ पे भी 4 into 2 8 आ गए, मतलब हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अभी एक हैबिट हमेशा डालनी है, जब भी आप बैलेंस कर लो, कितनी भी जल्दी हो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत बाद में पानी में चली जाएगी। अगर एक भी अनबैलेंस रह गया तो आंसर गलत दे देंगे भाई। तो देखो Fe कितना है, 3, Fe3 ओके, Fe and Fe इज बैलेंस्ड। 4H2 है तो 4H की बात करें, 4 2s are 8 are 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 2s are 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज बैलेंस। तो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छे से ऐसे लिख के फिर ऐसे डिब्बा बना देना, तो क्या होगा, पेपर अच्छा दिखेगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखना है, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो बैलेंस की हुई वो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये लिख के मत आ जाना, मैम ने बोला था बैलेंस्ड इक्वेशन, नहीं बेटा ये लिख के आ जाना। अभी फटाफट जल्दी में है, हम लोग रिविजन कर रहे हैं, तो इतना सजाने का काम करने का मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, ना आपके पास है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखें कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट देखें तो फर्स्ट इज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है,
जब दो और मोर रिएक्टेंट्स, देख लो ये A प्लस B जो है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब फॉर्म करेंगे सिंगल प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं, ये क्या हो गए भाई, कंबाइन हो गए। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स combine in a reaction to form a single product, it is a combination reaction। दो से ज्यादा reactants, दो उससे ज्यादा reactants combine करेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमें मिलेगा क्या, अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, अमोनिया और हाइड्रोजन जो है, सॉरी अमोनिया और HCl जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, जब रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, मतलब ये एक रिएक्टेंट हो गया या दूसरा रिएक्टेंट हो गया, कंबाइन हुए और अमोनियम क्लोराइड बना, विच कंडेंसेस एज व्हाइट स्मोक, इसका कंडेंसेशन होता है एज व्हाइट स्मोक। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट किए, वन रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ CaOH2O और हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज होती है हीट। बट इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ऐसा है क्या, नहीं, इधर भी दो चीजें दिख रही है, हीट बेटर रिलीज हो रही है, यहाँ पे इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिलती है तो हमें यही मिला ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यस, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Okay, moving on. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन क्या था, एक साथ आना, डीकम्पोजिशन है उनको अलग अलग करना, स्प्लिट आउट करना, तोड़ना, है ना, एक से ज्यादा बनाना इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट होगा, उसमें से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा टू टाइप्स है, डीकम्पोजिशन हो सकता है या तो थर्मल डीकम्पोजिशन या तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल से समझ में आ रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा हीट से और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अभी थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, हीट से हो रहा है, इसमें भी दो एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना है। डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर जो है इनटू किसमें, देखो यहाँ पे लिख दिया, हीटिंग शुगर कॉजेस इट टू डिकम्पोज इनटू कार्बन, है ना, वाटर वेपर, तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन और वाटर वेपर, वो भी H2O के फॉर्म में ही होगा। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, डिकम्पोज होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ, ये भी हीटिंग में हो रहा है, हीटिंग की वजह से हो रहा है, ये भी हीट करने की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो स्प्लिट होंगे, तो वो डिकम्पोज होंगे। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो डिकम्पोज करता है किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। किसमें डिकम्पोज करेगा, वाटर और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिलेटेड जो वाटर होता है, जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है बेटा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, जिसमें डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये एग्जांपल है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने ये क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, कैसे बताया था, एक कोई चीज है, एक एटम है, दूसरे को बोलेगा चल तू भाग यहाँ से, तू जा यहाँ से, मैं तेरी जगह ले लूंगा, कोई और किसी और की जगह लेगा, उसको धक्का मार के निकाल देगा, वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन of a less reactive element, reactivity series पता होनी चाहिए। the place of ion of a less reactive element, जो element less reactive है वो क्या कर लेगा, in a compound is taken by another more reactive element, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा, है ना, उसकी जगह ले लेगा और फॉर्म होगा और एक नया
क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना मतलब क्या, जगह ले लेने का। देखो यहाँ पे CuSO4 और Fe है, तो Fe जो है यहाँ पे हमें मिला FeSO4, तो क्या हुआ, ये जो है Fe ने किसकी जगह ले ली भाई, Cu की जगह ले ली, और Cu साइड में रह गया, मतलब इसमें मोर रिएक्टिव है Fe, तो Fe की जगह, Fe ने किसकी जगह ले ली, Cu की जगह ले ली। Fe डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है उसमें से आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया टू फॉर्म आयन सल्फेट एंड कॉपर मेटल। ठीक है, यहाँ पे आयन अकेला था, आयन वॉज वेरी शक्तिशाली, उसने क्या किया, कॉपर को हटाया, उसकी जगह ली और कॉपर आयन सल्फेट बना लिया और कॉपर अकेला रह गया। ठीक है, सो नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल है लेड का। लेड विल ऑल्सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो ये कॉपर की जगह ले लेगा टू फॉर्म लेड सल्फेट एंड कॉपर मेटल। यहाँ पे भी कॉपर अकेला रह गया, मतलब कि अगर आप लेस शक्तिशाली हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, तो जिसने पढ़ाई की है वो आपकी जगह ले लेंगे, स्कोर उनका अच्छा आ जाएगा, उनका रैंक अच्छा आ जाएगा, whatever it is। तो क्या है इसका मतलब, सिर्फ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट समझा रही हूँ यार, समझ जाओ। ठीक है, इजी है, डिस्प्लेसमेंट इजी है। इसी के बाद इसके ही जैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा था, कोई एक की जगह नहीं था, यहाँ पे आयंस कंप्लीटली एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्शंस आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, Ba और SO4 है, K2Cr2O4 है, तो ये क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये K2 है, CrO4 है, ये बेरियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट है, तो क्या हो गया, इनके जो आयंस है वो क्या कर जाएंगे, इनके जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो Ba आ जाएगा CrO4 के साथ और K2 आ जाएगा Ba की जगह पे, तो SO4 के साथ, तो Ba आ गया CrO4 के साथ, बना बेरियम क्रोमेट, K2 आ गया SO4 की जगह पे, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो था, जो बेरियम सल्फेट है बेटा, उसकी जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। बेरियम सल्फेट ने क्या, बेरियम सल्फेट की जगह पे क्या बन गया, बेरियम क्रोमेट बन गया, पोटेशियम क्रोमेट की जगह पे क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट बन गया, सिंपली बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट, दो आयंस डिस्प्लेस हो रहे, तो इसका, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी बुक में क्वेश्चंस पूछे कि बताओ रिएक्शन का कलर क्या होगा, तो बेटा कलर होगा प्रेसिपिटेट का येलो, और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा होगा, ये भी बताया है, ये भी पूछा है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है हमारा बेरियम क्रोमेट। ठीक है, ओके, ये नोट्स बहुत स्पेशल है, जब आप रिवीजन करोगे प्लीज ये नोट्स रेफर कर लेना। ठीक है, टेक्स्ट बुक से पढ़ने से बेटर है ये नोट्स रेफर करो, हमारे लेक्चर के नोट्स और ये नोट्स, इसमें आपको कोई क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर है, रेडीमेड स्पून फीडिंग है। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, एंडो मतलब क्या और एक्सो मतलब क्या, ये दोनों में इतना ही डिफरेंस है, एंडो और एक्सो में। जो एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, किसके बारे में, थर्मिक है तो हीट के बारे में बात हो रही है ना, तो एंडोथर्मिक हीट गेन करना, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करना। तो द प्रोसेसेस, these processes absorb heat from the surrounding से हीट आ रही है तो एंडोथर्मिक, these processes release heat to the surrounding में हीट जा रही है तो एक्सोथर्मिक। यस, यहाँ पे एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, आइस तभी मेल्ट होगी जब हीट गेन होगी, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल है। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होता है वाटर में, तो हीट ये क्या होती है, एब्सॉर्ब करता है हीट। तो ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, सोल्यूशन जो मिलेगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट एब्सॉर्ब हुई है सराउंडिंग
सराउंडिंग में। यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, है ना, जब भी वाटर हीट देगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर की बात करें, इंक्रीज होता है तो हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। तो ये डिफरेंस है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में। नेक्स्ट आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जैक्टली जो आपकी बुक में है, जो एग्जाम में आएगा उसी फॉर्मेट में दिया है। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग्स, इसमें क्या हो रहा है, हीट सराउंडिंग में रिलीज हो रही है, हमें पता है व्हेन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल CaOH2O के साथ जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे देखो हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग और सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड। जब CaCO3 कन्वर्ट होगा CaO और CO2 में, यहाँ पे हीट का क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब होना मतलब क्या, एंडोथर्मिक। हीट रिलीज होना मतलब क्या, एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिफर टू हाउ फास्ट रिएक्शन अकर्स, है ना, कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को होने में, दैट इज ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज हाउ क्विकली रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली रिएक्शन होना मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, बाई रेट से। अगर रिएक्शन जल्दी हो रही है तो रैपिड रिएक्शन बोलेंगे उनको, अगर रिएक्शन स्लो 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 से हो रही है तो हम उसको स्लो रिएक्शन। तो उसके एग्जांपल्स है, कुछ रैपिड रिएक्शन है जैसे कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, जैसे ही हम बर्नर के पास गैस ऑन करके लाइटर से लगाएंगे आग तो जल्दी हो जाएगा ना रिएक्शन, थोड़ी ऐसे कि वेट करो टाइम लगेगा मुझे थोड़ा बर्न होने में, नहीं फटाफट होता है। एफर्वेसेंस, बबल्स, बबल्स फॉर्म होते हैं ना, तो एफर्वेसेंस फ्रॉम ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू डाइल्यूट एसिड। बेकिंग सोडा जब डाइल्यूट एसिड में ऐड करेंगे एफर्वेसेंस दिखेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड में जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी। और ये जो रिएक्शन है बेटा, ये है सारे के सारे फास्ट रिएक्शंस, रैपिडली होते हैं ना, जैसे हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है वैसे ही ये रिएक्शंस रैपिड रिएक्शंस है, फटाफट होंगे। स्लो रिएक्शंस, आयन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग। घर में कोई आयन की चीज है, अभी आप स्कूल तो सब जाते हो, ट्यूशन जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो आयन के बेंचेस देखे होंगे, है ना कहीं आयन देखा होगा, तो पता है आज आयन लगा कल रस्टिंग हो गई, नहीं, बहुत सारे सीजन्स जाएंगे, बहुत सारा उसमें क्या होगा, उसमें प्रोसेसेस होंगे, तब जाके रस्टिंग होगी। तो रस्टिंग बेटा जो है वो स्लो रिएक्शन है। इरोजन ऑफ रॉक्स टू फॉर्म सॉइल, है ना, रॉक्स जो है पता है रॉक से सॉइल बनता है तो टाइम लगता है उस प्रोसेस में। यस, अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ईस्ट एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशंस। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ये भी एक स्लो रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत ही कंबाइंड फॉर्म में दिया है। और यहाँ पे एक चीज बता दो, जो रिएक्शन में यहाँ पे मैंने चीजें लिखी है सिर्फ और सिर्फ वही लिखी है जो रिजल्ट शो करती है, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो टेक्स्ट बुक से रेफर कर रहे हैं व्हेन यू स्टडी। मैं यहाँ पे बता रही हूँ रेफर टेक्स्ट बुक, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आएंगे, कोई भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, फर्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है उसका कैसा नेचर है। फॉर एग्जाम्पल Al प्लस HCl, ये हमारी एक रिएक्शन है। तो जब एल्यूमिनियम, इसमें जो एल्यूमिनियम है और एक जिंक वाली भी रिएक्शन है, Al की जगह पे जिंक ले लेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो रही है।
एल्यूमिनियम लिया तो हमने रिएक्शन देखा कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, यहाँ पे जिंक होता तो रिएक्शन स्लो होती, मतलब मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन करते हैं। ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैव अ फास्टर रिएक्शन रेट, जो ज्यादा रिएक्ट करेगा वो जल्दी जल्दी रिएक्शन खत्म करेगा। ऑब्वियसली साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की साइज क्या है, बड़े पार्टिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, अगर उसी को मैंने क्रश कर करके पाउडर फॉर्म में ला दिया तो कम टाइम लगेगा, है ना। तो पाउडर ऑफ शादाबाद टाइल प्लस HCl, मैंने इसको वर्ड फॉर्म में ही लिखा है, प्लस HCl, तो ये जब रिएक्शन होती है तो CO2 एज एन एफरवेसेंस हमें दिखता है। एफरवेसेंस इज फास्टर विद पाउडर, पाउडर यूज करेंगे तो फास्ट होगी, अगर हम लोग ग्रैन्युअल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन स्मॉल होगी, रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स इंक्रीज द रिएक्शन रेट ड्यू टू मोर सरफेस एरिया, रीजन भी लिख दिया है कि क्यों ऐसा होता है, ज्यादा पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रिएक्शन जल्दी होने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर CaCO3 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करवाए तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर डाइल्यूट HCl यूज किया रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बट रिएक्शन स्लो होगी। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के केस में फास्टर होती है रिएक्शन। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द सोल्यूशन रेट, ठीक है, इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ जाएगा रिएक्शन फास्ट होगी, टेम्परेचर कम होगा रिएक्शन स्लो होगी। लाइमस्टोन जो है CaCO और CO2 बनाएगा, रिएक्शन स्पीड्स अप विथ हीट, जैसे ही हीट करेंगे, हीट देंगे तो रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगी। Increasing temperature increases the reaction rate by increasing particle movement, है ना। इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो जो पार्टिकल्स है वो विगरसली मूव करने लग जाएंगे, धक्का मुक्की करने लग जाएंगे, तो उस वजह से रिएक्शन रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होता है भाई, कैटालिस्ट क्या होता है, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता बट रिएक्शन को फास्ट करता है कोई भी रिएक्शन में, दैट इज कैटलिस्ट। KClO3, KCl और O2 में जो डिकम्पोज होता है, MnO2 अगर हमने डाला, MnO2 एक्ट करेगा एज अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट होगा तो रिएक्शन स्पीड अप होगी। कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, है ना, खुद कंज्यूम नहीं होंगे, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेंगे। आया समझ में, ये सारे फैक्टर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी करके जाना है, मैं वापस बता रही हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, डिटेल में हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये रिवीजन चल रहा है तो फटाफट ये सारी चीजें आपको ब्रश अप करवानी है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है भाई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ, MgO बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडॉक्स, रिडक्शन रिएक्शन, लॉस जब होगा ऑक्सीजन का और गेन जब होगा हाइड्रोजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। देखो यहां से अगर हम इसकी बात करें, Zn है, CuSO4 है, ZnSO4 बन रहा है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, है ना। इसमें बात करें तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, कहीं तो रिमूवल भी हो रहा है, तो दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। याद क्या रखना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, गेन होगा, हाइड्रोजन लूज होगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होगा, हाइड्रोजन गेन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही साथ साथ होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होगा। मोर एग्जाम्पल्स,
करके जाने हैं और इसके लिए लेक्चर नोट्स देखने हैं। क्या देखना है? लेक्चर नोट्स देखने हैं, जहां पे हमने सारी चीजें अच्छे से की है। लेक्चर के नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएगी, ओपन करो, लेक्चर के नोट्स रेफर करो। और इतना ही लिख के नहीं आना है पेपर में, लेक्चर के नोट्स के हिसाब से पेपर को लिख के आना बेटा। ये सिर्फ रिविजन है, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, ठीक है। करोजन एंड रैंसिडिटी, क्या होता है करोजन, क्या होती है रैंसिडिटी? मेटल जब डिग्रेड होता है, मेटल डिग्रेडेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल रिएक्शन, एनवायरमेंट में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से जब मेटल डिग्रेड होगा, मेटल खराब होते जाएगा, तो हम बोले क्या हो रहा है बेटा? करोजन हो रहा है। उसका एग्जांपल है रस्टिंग। आयन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर के प्रेजेंस में तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? ये रस्टेड प्रोडक्ट है हमारे। ये क्या है? रस्टिंग हुई है। प्रिवेंशन मेथड्स क्या होगी अगर हमें रस्टिंग चाहिए? कि हमारे जो अप्लायंसेस है, जो सब्सटेंसेस, जो अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, जो चीजें हम यूज करते हैं, वहां पे कोरोजन ना हो तो क्या करेंगे? कोटिंग कर लो। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है और अलॉइंग एक मेथड है, ठीक है। इससे होती है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। रैंसिडिटी, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स खराब होना। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स, है ना। फूड में जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। वो जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो फूड खराब हो जाएगा तो हम बोलते हैं इट इज रैंसिडिटी, कॉजिंग स्पॉइलेज। ऑब्वियसली खराब खाना थोड़ी खाएंगे हम लोग, है ना। तो प्रिवेंशन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर उसमें डाल सकते हैं। अगर हमारे पास चिप्स वगैरह है तो वो एयर टाइट कंटेनर में पैक करो या फिर रेफ्रिजरेटर में डाल दो। जो खाना है बहुत टाइम तक अच्छा रहता है। ऑब्वियसली नॉट हेल्दी, बट हमें तो खानी है ना अनहेल्दी चीजें, तो भाई रैंसिडिटी अवॉइड करने के लिए रेफ्रिजरेशन यूज करो, रेफ्रिजरेटर यूज करो। ये प्रोसेस देख लो, ये होते हैं बेटा रैंसिडिटी। अगेन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, अच्छे से लेक्चर के नोट्स रेफर करो, ये रिवीजन है आपका। अगर रैंसिडिटी पे शॉर्ट नोट लिखने आ गई, करोजन पे शॉर्ट नोट लिखने आ गई, तो इतनों सा लिख के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपका रिवीजन लेक्चर है, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ओके, आई होप करोजन, रैंसिडिटी सारे कंसेप्ट ब्रश अप हो गए आपके, है ना। यस, दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। इसी के साथ एक और चीज बतानी है यार आपको, इसके नोट्स, नोट्स ये जो लेक्चर्स होते हैं हमारे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसकी आपकी ACC जो अपनी एरीज कंसेप्ट कैप्सूल है वो भी आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सब कुछ रेफर करो, रिविजन करो अच्छे से, टेंशन मत लो। एग्जाम्स पास में है बट मैं यहाँ पे हूँ, आपको सारी चीजें अच्छे से करवा दूंगी। कोई भी हेजिटेशन नहीं है, कुछ भी टेंशन होगा, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी सारी टेंशन ना दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपकी इतनी है कि जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लो, साइंस में उतना पढ़ लो, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी इसी साथ हम लोग ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस, कीप स्टडिंग।